सो है एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अब हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी डेवऑप्स की। सो हम फिर से पहुंच चुके हैं अपने blogs.atulmora.in वेबसाइट पे और आज हम सीखने वाले हैं एडवांस कमांड ऑफ लिनक्स। तो हम लोग अपने इस वेबसाइट पे आ जाएंगे blogs.atulmora.in एंड इसमें हम जाएंगे लेट्स लर्न डेवऑप्स पे एंड इसके अंदर लर्न बेसिक टू एडवांस डेवऑप्स। तो आज का टॉपिक हमारा एडवांस कमांड्स। सो हम इसमें जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो है इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मैंने नोट्स यहाँ पर लिख दिए, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एज़ यूजुअल मैं अगले वीडियो के नोट्स जो रहते हैं पहले ही ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए वीडियो आने से। सो आप इसको रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट। सो आज का मेरी वीडियो में देखने वाले सम एडवांस कमांड्स। लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फाइल व्यू कमांड्स पे। अब आपको एक काम करना है कि यहाँ पर मैंने गिटहब का लिंक दे रखा है, आपको इस पर जाना है और यहाँ पर इस रेपोजिटरी को क्लोन करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देख पाओगे जो मैं करने जा रहा हूँ। सो आप भी अपने कंप्यूटर पे इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कोड अलग से पाइथन पे बेस्ड बनाया है पर ये बहुत सिंपल है रन करना, और इसके बेसिस पे जो आप यहाँ पर चीज़ें जो सीखने वाले हो अभी कुछ कमांड्स जैसे कि हेड टेल लेस, ये सारी कमांड्स जो सीखने वाले हो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी इस कोड के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट। सो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड कोड पे गए, कॉपी किया। सो आप इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद आप जहाँ चाहो अपने कंप्यूटर में से क्लोन कर लो। सो मैंने जैसा कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर डिसाइड कर लिया है, वहाँ पर मैं अपने कोड को क्लोन करने जा रहा हूँ। आप भी साथ साथ करते रहो। गेट क्लोन एंड यहाँ पर मैंने यूआरएल पुट किया, एंटर। क्लोनिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, क्लोनिंग डन। हम लोग सीडी करेंगे इस फोल्डर के अंदर और इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर। अब हमने क्या बताया था, WSL हमारे लिनक्स को यूज़ करने के लिए। अगर आप विंडोज़ पे हो, मैं विंडोज़ पे इसलिए मैं WSL का यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट WSL। सो मेरा WSL यहाँ पर चालू हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एल करके देख लेते हैं इसके अंदर फाइल क्या क्या प्रेजेंट है। ओह, WSL CD इस फोल्डर के अंदर आ गया। क्लियर करते हैं इससे। नाउ अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, रीडमी error.txt updated.txt। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर error.txt जो है इसको रिमूव कर सकते हो। सो you can also use a simple command rm error.txt ठीक, डन, क्लियर इट। सो अब हमारा टॉपिक है हेड कमांड। ये है फाइल व्यूइंग कमांड्स। लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक फाइल होती है। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ updated.py एक कोड है। आप इसको एक ब्लैक बॉक्स मान लो कि इसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, अभी आपको उससे मतलब नहीं, सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखो। ठीक, अभी उसको भूल जाओ क्या है। आप लेट सपोज यहाँ पर एक फाइल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा होता। लेट सपोज यहाँ पर एक error.txt फाइल है या किसी और नाम की फाइल होती है। ठीक, वहाँ पर रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। आपको देखना है कि अच्छा अभी क्या अपडेट हुआ, लाइव अपडेट आपको देखना है, या फिर आपको शुरुआती कुछ अपडेट देखना है कि क्या क्या अच्छा हुआ था, क्या यहाँ पर अभी प्रेजेंट हो रहा है, या लास्ट के 10 अपडेट्स देखने हैं, या प्रीवियस 10 आपको रिकॉर्ड्स देखने हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखनी है। तो ये क्या हुआ, आप किसी फाइल के अंदर किसी कंटेंट को आप विजुलाइज कर सकते हो टर्मिनल के अंदर रहते हुए। तो कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर आप सर्वर पे किसी चीज़ को आपने डिप्लॉय कर रखा है, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कई सारे लॉग्स क्रिएट होते हैं। अब आपको अलग से जाके वहाँ पर एक एक चीज़ तो देख नहीं सकते कि मतलब आपने पूरी फाइल खोली, पूरा स्क्रॉल किया फिर ऊपर तक गए, ऐसा तो नहीं कर सकते। आप एक सिंपली कमांड लिखोगे तो आपके उस कमांड के थ्रू वहाँ पर जो चीज़ें आपको जितनी चाहिए कि शुरुआत की 10 लाइन चाहिए, लास्ट की 10 लाइन चाहिए, इस समय लाइव स्टेटस देखना है कि क्या क्या चेंजेस हमारे चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम कमांड्स, जिसमें आता है हेड, टेल एंड लेस। ये 3 कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पता होना चाहिए। सो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं हेड कमांड क्या होता है। तो इस कमांड को सीखने के लिए, इन तीनों ही कमांड को सीखने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे इस updated.py फाइल जो है इसको मैं चालू कर दूँगा। मान लो कि एक बटन है जिसको मैंने ऑन कर दिया। मैं अभी इसके अंदर के कोड को आपको क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम पाइथन यहाँ सीखने नहीं बैठे या कोई ऐसी चीज़ सीखने नहीं बैठे। ये बस एक तरह से मैं डमी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कोड, जो कि आपको एक रियल फील दे पाए कि अच्छा सर्वर पे ऐसी चीज़ें रेगुलर एक फाइल में चेंज हो रही हैं। तो अगर उसके अंदर चेंजेस को मुझे ट्रैक करना है, देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो बस ये ऐसा आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, बस आपने यहाँ updated.py को चालू किया एंड देन उसके बाद वो चेंजेस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे एक error.txt फाइल में। ठीक, तो आपको बस मतलब होना चाहिए कि error.txt फाइल यहाँ पर जो क्रिएट हो रही है उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो। आपका फोकस सिर्फ अभी इस पर होना चाहिए। updated.py मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा या फिर
इसको आप देख के खुद भी समझ सकते हो, इतना टफ कुछ नहीं है। बस सिंपल बेसिस पे updated.py का काम है कि error.txt एक फाइल जनरेट करना जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे कंटेंट को अपडेट करते रहना। तो हम वो जो अपडेटेड कंटेंट है उसको हम चेक करना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है। उसके लिए हम कुछ कमांड यूज़ करेंगे। तो उन कमांड को हमें समझने के लिए इस updated.py को हम चालू करें ताकि कुछ error.txt में वो फाइल में मॉडिफिकेशंस कर सके और हम उन मॉडिफिकेशंस को या फिर जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उस फाइल में error.txt में हम वो सारी चीज़ें ट्रैक कर सके विद द हेल्प ऑफ सम कमांड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट फॉर दिस। अब हम जा रहे हैं updated.py को चालू करने। हम लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी WSL में हैं तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग ये लिखेंगे, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसे गूगल सर्च कर लेना। नॉर्मली हम यहाँ पर पाइथन का यूज़ करके इस updated.py को चालू कर रहे हैं। अगर आपके में WSL में पाइथन नहीं इंस्टॉल होगा तो नॉर्मल आप सर्च करो कि गूगल पे किस तरह से WSL में पाइथन इंस्टॉल करते हैं, वो आप देख लोगे। अगर आपके में नहीं होगा तो पाइथन 3 आप यहाँ पर लिखना, पाइथन 3 updated.py, एंटर दबाओ। अब ये क्या कर रहा है, रोड कर रहा है, कुछ डेमो डेटा यहाँ पर रोड कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। ठीक, अब आप एक और टर्मिनल खोल लो जहाँ पर आपकी फाइल प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पर प्रेजेंट थे हम, इसके अंदर मेरा फाइल प्रेजेंट था, मैंने यहाँ पर खोल लिया एक और टर्मिनल इनटू द सेम फोल्डर जहाँ पर मेरा वो फाइल प्रेजेंट है। ठीक, error.txt। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर भी WSL अपना स्टार्ट कर ले रहा हूँ, इसको मैंने क्लियर कर दिया एंड यहाँ पर मेरा देख सकते हैं कि error.txt जनरेट हो चुका है। किसने जनरेट किया, updated.py ने। पहले तो हम रिमूव कर चुके थे, लेकिन रिमूव का कमांड अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन rm से रिमूव होता है जो भी मैंने पहले किया था। सो updated.py ने यहाँ पर जनरेट किया error.txt। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं cat error.txt, ठीक, तो इससे तो बहुत सारे आगे ढेर सारे अभी अपडेट करता जा रहा है। देखो यहाँ तक इवेंट 58 तक किया इसने। अब फिर से अगर मैं कैट चलाता हूँ तो देखो 65 तक कर दिया। ये रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट करता जा रहा है। ठीक, अगर हम ऐसे कैट कर करके देखेंगे तो कितना ढेर सारा कंटेंट हो जाएगा। फिर तो पूरे दिन हम लोग यही देखते रह जाएंगे कि क्या चल रहा है फाइल के अंदर, ऐसे स्क्रॉल करते करते। तो हमें ऐसा तो कुछ नहीं करना। वी वॉन्ट सम एडवांस थिंग लाइक कि फट से वो चीज़ें दिख जाए जो हम चाहते हैं देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हेड कमांड। ठीक, पहले इसको क्लियर करते हैं, क्लियर। अब हम देखना है कि हेड कमांड होता क्या है। सिंपली पहले हम लिखते हैं हेड error.txt। ठीक, इससे क्या होने वाला है, लेट यू गेस, कैन यू गेस, आई डोंट नो बट आई होप यू कैन गेस। हेड मतलब क्या होता है, हेड ऊपर से हम कुछ देखने वाले हैं। तो अगर हम एंटर करते हैं तो ऊपर से उस फाइल का कंटेंट नीचे तक सिर्फ 10 तक, बाय डिफ़ॉल्ट 10 तक दिखाता है, शो करता है। ठीक, कि अब हम कैट करके ये नहीं कि पूरा डंप कर दे रहे हैं डेटा टर्मिनल में अपने, हम अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ ले रहे हैं, हेड ले रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 होता है, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए हेड, स्टार्टिंग से आपको कितना तक चाहिए, 10 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, 100 तक चाहिए, डिपेंड अपॉन योर स्पेसिफिक कंडीशन यू कैन ऑल्सो गेट दैट अमाउंट ऑफ डेटा। बट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें 10 ही देता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर हम लोग इसको खोलते हैं जो यहाँ पर लिंक दे रखी है, सबसे पहला है कि हेड फाइल नेम। तो इससे अगर हमारा एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया गया है कि इतनी फाइल के अंदर डेटा प्रेजेंट है, अगर मैंने ये किया तो शुरुआत के सिर्फ फर्स्ट 10 लाइन्स आएंगे। अगर मुझे चाहिए कि 5 लाइन और 5 ही लाइन सिर्फ चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ये कमांड क्या है, हम लोग लिखेंगे हेड, ऑप्शन में क्या देंगे, हम लोग चाहे तो n भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ 5 भी लिखें। ठीक, तो मैं सिर्फ 5 लिखता हूँ। ऑप्शन, ये इसको कहते हैं ऑप्शन। मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारा कमांड दिखता कैसे है। सबसे पहले आता है कमांड नेम, फिर ऑप्शन, फिर उसके बाद कमांड नेम, ऑप्शन, फिर किसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जो कमांड है किसके ऊपर परफॉर्म होगी वो चीज़ आता है। ठीक, तो यहाँ पर यही है, हेड आ गया, फिर ऑप्शंस आ गए हमारे, फिर उसके बाद इस फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, शुरुआत के हमारे 5 कंटेंट दे दो हमें। तो एंटर किया, सॉरी यहाँ पर student.txt नहीं फाइल का नाम था, यहाँ पर हमने जनरेट किया error.txt। तो हम उसको लेते हैं error.txt। ठीक, कितना सही है ना कि अब मुझे 5 ही दिख रहे हैं कंटेंट, ये नहीं कि कैट कर दिया फिर एरर कर दिया तो अब इतने सारे दिखते गए। अब ऊपर तक क्या मैंने स्क्रॉल करके फिर यहाँ पे 5 कंटेंट देखा, इट्स सो बैड ना। अब मेरे पास ये एक तरीका है कि सिर्फ 5 ही कंटेंट आएंगे। अब मैं चाहूँ तो सिर्फ 10 20 जितना भी मेरी मर्जी के हिसाब से उतने में कंटेंट देखूंगा। यहाँ पर मैंने 20 डाल दिया तो अब मुझे 20 दिखेंगे, कितना सही है ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड पे। एंड हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि आप चाहो तो यहाँ पर -n20 लिख सकते हो या फिर सिर्फ 20 लिख सकते हो। आपको नंबर भी देख सकते हो सिर्फ, या फिर आगे n भी लगा सकते हो। सो दैट्स इट, यू गेट द अमाउंट ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड। शुरुआत से लेकर आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक आप देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा टेल कमांड। टेल कमांड में क्या होता है, अब एक बात बताओ, हेड मतलब ये होता है सर हमारा, तो टेल क्या होगा, टेल पूछ हो गई। टेल कहाँ होती है, नीचे होती है। सो हमारा नेक्स्ट कमांड क्या है, टेल कमांड। टेल कमांड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं आप। टेल डिस्प्ले द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ अ फाइल।
अब जैसे कि अगर हमारा देखें यहाँ पर हमने क्या जनरेट किया था, ls करते हैं, मेरे पास updated.py था, error.txt था, तो ये updated.py ने जनरेट किया था error.txt। इसके अंदर कुछ डमी एरर जनरेट कर रहा है, मतलब डमी कंटेंट एक तरह से हम अभी के लिए फ़िलहाल डाल रहे हैं, कोई एरर एक्चुअल एरर नहीं है, बस डमी डेटा डाल रहा है जिसका फाइल का नाम है error.txt। अब हमारा ये जो टेल कमांड है इसके अंदर तो अगर हम देखें कैट करें error.txt, ठीक, 369 इतने कंटेंट अभी तक आ चुके हैं। अभी हम इसको फिर से कैट कर दिया, अब कितने 375। अगर हम देखें तो रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है इस फाइल के अंदर, तो इस फाइल के अंदर रेगुलर बेसिस पे तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम अभी एक्चुअल में जहाँ पर जैसे मान लेते हैं तक, तो देखते हैं कि टेल कमांड क्या करता है। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे वॉच में 11 बज रही है, ठीक, 11 बजे तक 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिंक प्रिंट हो गई, ठीक, उस error.txt में, ओके 10 तक हो गई। अब 11:10 तक हम एज्यूम करते हैं कि 100 तक प्रिंट हो गया, तो अब टेल क्या करेगा, अगर हम कैट करते हैं नॉर्मली तो पूरा 1 से लेके 10 11 बजे प्रिंट कर देगा, और फिर उसके बाद अगर 11:10 पे देखते हैं तो 1 से लेके पूरा 100 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कुछ सिर्फ स्पेसिफिक लास्ट की कुछ स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, टेल कमांड। तो टेल कमांड क्या करेगा हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हेड में था कि 10 वो वैल्यूज़ दे देगा शुरुआत की, उस तरह से टेल कमांड में भी रहता है। अगर हम कोई ऑप्शन नहीं डालते हैं तो वो भी हमारा लास्ट के 10 रिकॉर्ड्स हमें प्रोवाइड करता है हमारे स्क्रीन पे। हम करके देखते हैं एक बार, टेल error.txt। यहाँ पर क्या है देखो, 481 से लेके 490 तक इसने 10 रिकॉर्ड्स दे दिए। अभी मैं फिर से करूँगा टेल, अब देखो 498, 489 से इसने 498 तक दे दिए। ये रेगुलर बेसिस पे देखो कंटेंट इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन अब यही है ना कि हमें अब पूरा कैट करके तो इतना लंबा ऐसे कैट error.txt करेंगे तो इतना ढेर सारा मुझे कंटेंट नहीं चाहिए कि मैं स्क्रॉल करता रहूँ। मुझे चाहिए कि एक स्पेसिफिक कंटेंट, या तो लास्ट के 10 बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आ रहा है, या फिर कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करके मुझे वो स्पेसिफिक 20, 30, 100 जितना मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग उतने ही कंटेंट है। तो ये चीज़ हमारा करता है टेल कमांड, लास्ट कंटेंट को देता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, इस तरह से ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक मैं ऑप्शन प्रोवाइड करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने किया वैल्यू दी, और यहाँ पे फाइल का नाम मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा error.txt है, जैसा कि था पिछली बार की तरह। जैसे सेम आप हेड को यूज़ करते हो वैसे आप टेल को भी यूज़ करोगे। यहाँ पर भी आपने ऑप्शन दिए, चाहे एन यूज़ कर सकते हो चाहे नहीं यूज़ करो, और यहाँ पर आपने दिया 5, तो लास्ट के 5 जो कंटेंट थे वो आपके सामने आ गए। इसको मैं करता हूँ क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा कमांड ये है। ये कमांड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मान लेते हैं कि आपका डेटाबेस कनेक्शन है, ठीक, कुछ समय तक दिखा रहा है कि अभी कनेक्ट नहीं हुआ, आपको वो चीज़ लाइव देखनी है कि कब कनेक्ट हुआ जाके, ठीक, किस टाइम पे कनेक्ट हुआ। तो आपने उसको लॉग को हर समय मॉनिटर करने के लिए एक कमांड आप यूज़ कर सकते हो, लाइक उस फाइल को ट्रैक करने के लिए जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं कि कनेक्शन हुआ, कब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, ये सारे रिकॉर्ड्स जहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं उनको आपको रेगुलर चेक करना है, रेगुलर देखना है। तो उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ये एक टैग देख रहे हो -f, ये क्या करता है कि आपका इफ़ अ न्यू लाइन आर एडेड टू server.log दे अपीयर ऑटोमेटिकली। हमें अगर कोई भी नई लाइन आती है, ऐड होती है, जो कि हमारा कौन कर रहा था, updated.py अभी तक वो काम कर रहा था कि error.txt में हमारा कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा था। तो ये हर वक्त जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ द न्यू लाइन्स एडेड टू द server.logs, हमारे केस में क्या है कि error.txt है, तो अगर उसमें कुछ भी नई लाइन ऐड हो रही है तो फिर क्या होगा, उस टैग से, उस ऑप्शन से जो हमने यूज़ किया है -f, वो हमारे रेगुलर बेसिस पे ट्रैक लाइव रिकॉर्ड दिखाता रहेगा कि अगर लाइक एग्जांपल कि हमारा यहाँ पर ऐड हुआ 3 लाइन, यूज़र लॉग्ड इन, डेटाबेस कनेक्टेड, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, तो ये तीनों लाइन तुरंत इमीडिएटली हमें लाइव दिखाई देगी। एक बार हम इसको भी ट्राई करते हैं। इसको हमने क्लियर किया, हमारा क्या है ls है, error.txt प्रेजेंट है। अभी भी मेरा यहाँ पर देखो ये पता है अपडेट कैसे हो रहा है, आपको इस चीज़ का आइडिया कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक दूसरे टर्मिनल में ऑन करके छोड़ दिया, updated.py को मैंने कट नहीं किया, बंद नहीं किया, इसलिए बार बार रेगुलर वहाँ पर अपडेट हो रहा है, वरना फिर बंद हो जाता है। अभी तक ये मैंने तब से छोड़ रखा है, देख रहे हैं यहाँ पर हर समय अपडेट हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो वही चीज़ मैंने दूसरे टर्मिनल में उसी फोल्डर पे जहाँ पर error.txt फाइल है प्रेजेंट, तब वहाँ पर मैं कुछ भी चेक कर रहा हूँ तो बार बार वहाँ वैल्यूज़ चेंजेस होते दिख रही है मुझे, वरना फिर ऐसे ना होती। ये दूसरे टर्मिनल पे मैंने चालू कर रखा है हमेशा updated.py टिल द टाइम आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज कमांड्स। तब तक के लिए मैंने वो सारे
तब तक के लिए मैंने updater.py को मैंने यहाँ पर छोड़ रखा है चालू। अभी मैंने इसको स्विच ऑफ नहीं किया, स्विच ऑन ही कर रखा है, ठीक। सो अब हम यहाँ पर क्या टेस्ट करने वाले हैं, हमारा क्या कमांड था। सो हम इस वाले कमांड को यूज़ करके चेक करने वाले हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट। हमारा कमांड क्या है, tail-f, ये हमारा ट्रैक करने वाला है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं tail-f error.txt, तो इससे इतनी पावरफुल चीज़ होने वाली है, देख के मज़ा ही आ जाएगा। मैंने इंटर क्या गैस कर सकते हो, लाइव ट्रैकर रिकॉर्ड होगा। देखो इसने कुछ अमाउंट ऑफ डेटा को लेकर दिखाया, ठीक। फिर उसके बाद ये डेटा जितने आते जा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट करता जा रहा है। मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो जो चीज़ वहाँ पर हो रही थी, लेट मी शो यू। एक और टर्मिनल में याद है ना, मैंने खोल रखा था updater.py। देखो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर जो अपडेट इसने किया, यहाँ पर तुरंत ही उसने शो कर दिया। हम लोग 793 पे हैं, 793, 94, 95 ये यहाँ पर अपडेट कर रहा है updater.py, और यहाँ पर हमारी ये वाला कमांड क्या कर रहा है, तुरंत ही उस चीज़ को शो कर दे रहा है, क्योंकि हमने क्या कमांड यूज़ किया हुआ है, tail-f। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 तो लाइन्स लाता ही लाता है। उसके बाद का जितना आ रहा था सब लाइव ट्रैक वो करता जा रहा है और करता ही जा रहा है। तब तक करेगा जब तक कि हम उसे रोकते नहीं। एंड एट लास्ट अगर हमें उसे इन सब चीज़ों को रोकना हो तो हमें सिर्फ सिंपली Ctrl+C दबाना है, जो कि मैं दबा देता हूँ। ये होगा Ctrl+C, ये रुक गया। नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, लेस कमांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कमांड है, लेस कमांड। इसको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आप इस लिंक पे जाओ, पर इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर पूरा मैंने डिटेल समझा रखा है, हम इसको समझते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लेस कमांड। ओके, हम डिफिनेशन देखते हैं। लेस कमांड लेट्स यू व्यू अ फाइल वन स्क्रीन एट अ टाइम एंड मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड विदाउट लोडिंग द इंटायर फाइल इनटू मेमोरी एट वंस। सो इसका मतलब क्या है, जितना जैसे मान लेते हमने लेस लिख दिया, ठीक। लेस कमांड का यूज़ किया, कैट की तरह ही है, ठीक। पर कैट से डिफरेंट है। कैट क्या करता है, पूरा हमारे डेटा को एक बार में डंप कर देता है टर्मिनल में, लेकिन लेस कमांड क्या करता है, उतना ही दिखाएगा जितनी आपकी स्क्रीन होगी। फिर उसके बाद का आपको जो भी चाहिए तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड एक पेज मान लो, ठीक। आपका टर्मिनल है, इसमें आपका एक पेज हो गया, ठीक। उसमें जितना कंटेंट आ सकता है दिखाया उसने, फिर आप उसमें पेज पलट दिए, फॉरवर्ड गए और पलटे और फॉरवर्ड गए और बैक किया, बैकवर्ड आए, तो एक तरह से पेज पलट रहे हो, ठीक। वही स्क्रीन है लेकिन आपको कंटेंट चेंज होता दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू कि आप फॉरवर्ड जा रहे हो कि बैकवर्ड जा रहे हो, विथ योर एरो की समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कैसे करते हैं। लेकिन वो उतने में ही आपका जितना कंटेंट दिख सके उतना ही वो लोड करता है, उतना ही दिखाता है एक बार में, पूरा ही भर नहीं देता दिखाने के लिए। और इसमें आप कुछ चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो कि उसमें सर्च कर सकते हो वर्ड्स को या कुछ भी चीज़ें उसके बेसिस पे। तो बहुत अच्छी चीज़ें लेस कमांड प्रोवाइड करता है। तो आपको पूरा मेमोरी एकदम आपके टर्मिनल पे वहाँ पर पूरा कंटेंट को भर देने की जहाँ एक उसको इस स्मार्ट तरीके से दिखाता है। लाइक जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द फाइल हैज़ 10,000 लाइन्स इट ओपन्स लाइक अ व्यूअर, यू कैन स्क्रॉल विदाउट प्रिंटिंग द होल फाइल। समझ गए ना, आप पूरी फाइल को प्रिंट करने के जहाँ आप उसे सिर्फ देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड स्क्रॉल करके। तो ऐसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 1000 लाइन्स भी हो तो लेस कमांड का यूज़ करके कि आप उसको एक बार में पूरा डंप नहीं कर देते, वहाँ पूरा प्रिंट नहीं कर देते, वहाँ पर जितना आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है आप उसको नेविगेट कर सकते हो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाके, एंड यू कैन वॉच दैट। हाउ टू यूज लेस, जस्ट लेस एंड फाइल, जस्ट यूज़ लेस एंड फाइल नेम। लेस और फाइल नेम हमारा क्या था, error.txt। इसमें मैंने किया एंटर। अब देखो यहाँ पर इसने पूरा भर नहीं दिया। वैसे तो आप यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन स्क्रॉल विदाउट प्रिंटिंग द होल फाइल। तो मैं देखो यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, शो हो रहा है, ठीक। लेकिन आप एक और चीज़ कर सकते हो, अपने कीबोर्ड का यूज़ करो। इस अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला होता है, तो आप जितना अपवर्ड डाउनवर्ड करोगे उससे भी कर सकते हो, ठीक। सेम एज स्क्रॉल करोगे तो आप चाहे माउस का यूज़ करो चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड का यूज़ करके उससे भी स्क्रॉल सेम काम होता है। एंड नाउ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन एरो के लिए नेक्स्ट लाइन, अप एरो के लिए प्रीवियस लाइन। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ डाउन एरो से नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, अप एरो से प्रीवियस लाइन पे जाते हैं, इस पेज से नेक्स्ट पेज पे, मतलब कि पूरा एक जंप कर जाएगा। लेट मी शो यू। जैसे कि यहाँ पर हम लोग डाउन गए, यहाँ पर 50 से लिखा हुआ है 98 तक, ठीक। अब 50 से 98 यहाँ पर इतने ही कंटेंट आ पा रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 आ जा रहा है पूरा, ठीक। क्योंकि 2 आ रहा था तो 100। तो अगर हम क्या करें, स्पेस दबाएं तो क्या होना चाहिए ना, कंटेंट वहाँ शो हो रहा था एक बार में, अगर हम स्पेस दबाते हैं तो उतना ही कंटेंट एक साथ हम शिफ्ट कर जाएंगे। जितना आप स्पेस दबाते जाओगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। पहले 1 से 10 दिखाया था, स्पेस दबाया, अब फिर 11 से 20 दिखाया, फिर स्पेस दबाया, फिर 21 से 30 दिखाएगा। 10 का अगर यहाँ पर आ पा रहा है कंटेंट फिक्स तो 10 वहाँ पर इंक्रीमेंट होता जाएगा जितना बार आप स्पेस दबाओगे।
अब इस पेज से तो हुआ कि आप आगे बढ़ रहे हो, अब प्रीवियस पेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी दबाना पड़ेगा। देखो बी दबाया, अब फिर से मैं 50 से लेके 98 तक पहुंच गया। अब आपको अगर मान लेते हैं एकदम फर्स्ट लाइन पे जाना है जहाँ पर 1 था, ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल जी दबाओ। देखो 010 पर पहुँच गए, 001 पे पहुँच गए। अब मान लेते हैं अभी की जो करंट एकदम लास्ट लाइन है वहाँ पहुँचना है, तो हमें क्या दबाना होगा, कैपिटल जी। तो उसके लिए शिफ्ट और जी प्रेस करो। देखो अभी का करंट लाइन यहाँ पर अपडेट होता जा रहा है, अभी इसके बाद भी अपडेट हो रहा है, लेकिन जब मैंने प्रेस किया उस समय करंट लास्ट लाइन ये थी 1336। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्च कैसे करते हैं लेस के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर और इंपॉर्टेंट फीचर भी है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पता करनी हो इमीडिएटली कि ये चीज़ इस फाइल में प्रेजेंट है कि नहीं, तो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। आप लिखो स्लैश और यहाँ पर जैसे लिख दिया आपने डेमो, ठीक, डेमो लिखा, देखो डेमो का पूरा हाईलाइट करने लगा। जैसे मैं लिखता हूँ 01, ठीक, अब कई सारी एंट्रीज आएंगी, जैसे कि यहाँ पर देखो पहली एंट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, हाईलाइट हो रहा है, दूसरी एंट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि पता करना है कि पता नहीं करना, अब मुझे क्या करना है कि इस एंट्री पे एक बार जाना है, एक बार इस एंट्री पे जाना है, धीरे धीरे करके आगे या पीछे हमारी कौन सी एंट्री पे हम हैं अभी जो हमने सर्च किया है उस पर जाना है। मतलब कि मान लेते हैं ये पहला वाला सर्च किया हो उसने, फिर दूसरा वाला यहाँ पर है, तीसरा वाला यहाँ पर है, तो आगे पीछे मूव करने के लिए उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट सर्च रिजल्ट पे जा सकते हैं, प्रीवियस सर्च रिजल्ट पे जा सकते हैं। उसके लिए क्या, यहाँ पर इसके बाद तो कुछ नहीं प्रेजेंट है तो हम प्रीवियस पे जाते हैं। प्रीवियस के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एन। देखो स्मॉल एन पीछे चलते चले गए, पीछे चलते चले गए। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो जो नंबर्स लिखे हैं ये चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं। स्मॉल एन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, ठीक, सॉरी स्मॉल एन यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट सर्च के लिए था, तभी देखो हम लोग यहाँ पर एंड पे पहुँच गए। और अगर भाई कैपिटल एन में सर्च करूँ तो कैपिटल एन से मैं पीछे जा रहा हूँ, 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 पीछे जा रहा हूँ। देखो नंबर्स कितने कम हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, पीछे चलता जा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं अपने सर्च जो मैंने सर्च किया है उसी में ही मैं आगे पीछे हो पा रहा हूँ। अभी जहाँ पर मैं हूँ उसके बेसिस पे मैं पीछे जा सकता हूँ कि और पीछे भी ये चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, और प्रेजेंट है तो वो चीज़ मुझे दिखाओ। तो यही काम कर रहा है मेरा स्मॉल एन और कैपिटल एन। आई होप यू गेट द पॉइंट। और इस चीज़ से क्विट करने के लिए, लेस से बाहर आने के लिए हमें क्या क्लिक करना पड़ता है, सिर्फ सिंपली क्यू क्लिक करना पड़ता है। अगर मैं क्यू क्लिक कर दिया मैं उससे बाहर आ गया लेस से। लेट्स ना हमारा मॉड्यूल 3 आता है जिसमें कि हम रिडायरेक्शन कमांड्स को सीखेंगे। बहुत ईजी चीज़ें हैं, फटाफट से हम सीख जाएंगे, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट रिडायरेक्शन। इसका जो फंक्शनैलिटी मैं बताता हूँ। आउटपुट रिडायरेक्शन का कमांड लिखने का तरीका क्या होता है, आप कमांड लिखो, उसको रिडायरेक्ट करो फाइल के अंदर। मतलब कि जो मेरा कमांड रहेगा उसका जो भी आउटपुट रहेगा वो जो फाइल के अंदर आप डालना चाहते हो उसका आउटपुट वो उस फाइल के अंदर चला जाएगा। अगर वहाँ कोई कंटेंट नहीं प्रेजेंट है तो कंटेंट वो चीज़ें पुट कर देगा, अगर प्रेजेंट है तो उसे ओवरराइट कर देगा। उसे करते कैसे देखते हैं। अब मैं ये इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ touch a.txt, ठीक। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है मेरा, ये सब भूल जाते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फाइल बनाया मैंने a.txt, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लेते हैं ls मैंने लिखा और इसको किया एक सिंपल कोड लेते हैं हम लोग, ठीक। जो यहाँ पर लिखा इसी को ले लेते हैं, इसको लिया मैंने और यहाँ पेस्ट किया और मेरे पास यहाँ पर मेरे फाइल का नाम a नहीं a.txt, ठीक। तो a.txt। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इको कमांड है। इको कमांड का आउटपुट क्या होता है, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता, ठीक, मान लेते पहले मैं सिर्फ इतना ही लिख के आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक। इतना लिख के क्या होगा, इको हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब क्या था, इको हमारा जो भी आउटपुट रहेगा यहाँ इसके अंदर जो भी लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसका ये आउटपुट हो गया। अब इसी का आउटपुट को अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे रिडायरेक्शन का ये लगाते हैं सिंबल और फिर उसके बाद अपने फाइल का अगर हम लोग a.txt लिख देते हैं, ठीक। इसी के हमने लिखा पहले इको हेलो वर्ल्ड 2, ठीक। हमने ये चीज़ लिख दिया और अगर हम इसे एंटर करते तो क्या होना चाहिए, अब इसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट है हेलो वर्ल्ड, किसके अंदर। सो हम देखते हैं कि हमारा अभी फिलहाल a.txt के अंदर प्रेजेंट क्या है, कुछ नहीं प्रेजेंट है क्योंकि अभी हमने वहाँ कुछ लिखा ही नहीं, तो इसलिए कुछ वहाँ प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसी चीज़ का जो हमारे ये चीज़ का आउटपुट क्या था, हेलो वर्ड आया था ना, इसी को हम लोग चाहें कि इसके अंदर a.txt के अंदर चला जाए तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग सेम इसी कमांड को चलाएंगे, ठीक। इको हेलो वर्ड, पर इस बार ये चलाएंगे रिडायरेक्शन कमांड के साथ और यहाँ पर इसके आगे क्या लिखेंगे, फाइल का नेम अपने txt a.txt। और जब इसे एंटर करेंगे
तो अब हमारे a.txt के अंदर चला जा चुका है कुछ वैल्यू जिसका क्या नाम है हेलो वर्ड। हम लोग अगर इसे कैट करते हैं a.txt को तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ड शो हो रहा है और अब इसके अंदर एक वैल्यू प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर हम कुछ और डालते हैं तो क्या होगा, ये हमारा अब वैल्यू जाएगा नहीं, उसे ओवरराइड करेगा। ठीक, जैसे अगर हेलो वर्ड 2 लिखते हैं तो अब फिर से हम लोग कैट करते हैं तो इस बार हेलो वर्ड 2 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो ये होता है हमारा आउटपुट रिडायरेक्शन। एरर रिडायरेक्शन क्या होता है? सिंपली जैसे कि हमने कोई भी मान लेते हैं ऐसी चीज़ कर दी जिससे कुछ एरर जनरेट होने वाला है। लाइक सपोज हमने एक बेसिक सा यहाँ पर ये एग्जांपल लिया जिसमें क्या है कि ls-z और ये हमारा सिंबल होता है। ठीक, ये हमारा सिंबल होता है एरर रिडायरेक्शन का। 2 लिखते हैं और फिर उसका लगाते हैं 2 लिखते हैं फिर उसका ग्रेटर दैन का सिंबल लगाते हैं। तो इससे हमारा जो भी यहाँ पर अगर कुछ एरर आने वाला रहेगा तो हमारे इस फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस फाइल में स्टोर हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि ls में इस तरह का कोई ऑप्शन तो प्रेजेंट नहीं है कि -z, तो इससे क्या होगा कि एरर तो आना पक्का है। तो हम इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई एरर आए तो इसे यहाँ पर स्टोर कर दो। अगर मान लेते हैं अभी इसको ना हम इसको यूज़ ही नहीं करते हैं और इसको एंटर करते हैं, ठीक, तब देखना क्या होता है। पहले तो हम इसको ऐसे ही करते हैं, इसको हम ls इतना करते हैं। ठीक, इससे क्या होना चाहिए, एंटर किया, देखो कमांड नॉट फाउंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ls लिखेंगे, -z लिखेंगे एंड रिडायरेक्शन जो हमने पहले देखा था a.txt। अब इससे क्या होने का चांस है, कुछ होगा, लेट्स सी। यहाँ क्या लिख के आया, एक एरर आया ना। पहली बात तो ये कमांड नॉट फाउंड था, कमांड ऐसे एग्जिस्ट तो करती ही नहीं है क्योंकि ls में इस तरह कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा चीज़, अब हमने यहाँ पर इस तरह के कमांड को चलाने की कोशिश की और उसके आउटपुट को हमने पुट करने की कोशिश की a.txt में। अब जबकि ये कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक, ये कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कुछ एरर तो आना था पक्का। तो क्या एरर आया, इनवैलिड ऑप्शन ये प्रेजेंट नहीं है। अब एक बार कैट करके देखते हैं a.txt में क्या आया। a.txt में कुछ नहीं आया क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक एरर जो इसका आउटपुट आना था ना, एरर आना था, क्योंकि हम पता है कि ऐसे ऑप्शंस तो प्रेजेंट नहीं है, तो एरर इसका आउटपुट आना था जो कि आया स्क्रीन पे। लेकिन अब ये हमारा जो रिडायरेक्शन कमांड था, ये सिर्फ जो वैलिड चीज़ें रहती हैं, वैलिड अगर कमांड हम यूज़ करते हैं तो उसे डालता है उसके अंदर, फाइल के अंदर। ठीक, लेकिन अगर कोई एरर आता है तो ये इसको कैपेबल नहीं है कि डाल सके। तो उसको डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा एरर रिडायरेक्शन। तो जिसका सिंबल ये है, हमें यहाँ पर 2 यूज़ करना पड़ता है। हम लोग रिडायरेक्शन में क्या यूज़ करते थे, सिंपली यहाँ पर यूज़ करते थे आउटपुट रिडायरेक्शन में विदाउट यूजिंग एनी 2। बट जब हमें एरर रिडायरेक्शन, एरर यहाँ पर स्टोर करना है a.txt में, तो हमें 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने फिर से वही कमांड चलाई लेकिन विद द 2। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 जैसे ही चलाया, इस बार हमारा जो एरर था वहाँ पर शो नहीं हुआ, वो एरर अब किस में जा चुका है, a.txt के अंदर। हम लोग कैट करते हैं a.txt को, देखो सेम जो एरर था वो हमारा अंदर स्टोर हो चुका है, किसके, a.txt के अंदर। सो ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी जब आप सर्वर पे ना एक्चुअल स्क्रिप्ट्स लिख रहे होगे, तो ये स्क्रिप्ट्स लिखने में बहुत काम आएंगी क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली आप जाके नहीं करोगे कि कहाँ पर किस फाइल में आपको डालना है एरर अगर आए, आप जाके वहाँ सर्वर पर बता नहीं सकते। आप स्क्रिप्ट्स में ये सारी चीज़ें लिखे रहोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बैक एंड पे होती रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपेंड क्या होता है। अपेंड में जैसे कि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि या तो उसके अंदर फाइल के अंदर हम कंटेंट डाल रहे थे, नहीं तो उसे मॉडिफाई ही कर दे रहे थे, ओवरराइड कर दे रहे थे। लेकिन अपेंड से क्या होगा, अब जो भी हमारे अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसके आगे हम उस डेटा को और जोड़ते जाएंगे, उसके आगे डेटा बढ़ाते जाएंगे, उसको हम डिलीट नहीं करेंगे जो वहाँ प्रेजेंट है, डिलीट करके ओवरराइड नहीं करेंगे, मतलब कि उसे ओवरराइड नहीं करेंगे या फिर कुछ नया कंटेंट डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पुराना वाला कंटेंट चला जाए, उसके आगे हम कंटेंट को जोड़ते जाएंगे। तो उसे कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। जैसे कि अभी तक मेरा इसके अंदर a.txt के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो पिछली बार अभी हमने देखा था तो एक एरर इसके अंदर आके लिख रखा था। अब हम इसके अंदर अपेंड करना चाहते हैं कुछ, तो मैंने लिखा इको हेलो आफ्टर एरर, और यहाँ पर मैं करूँगा इसका सिंबल क्या होता है, अपेंड का क्या सिंबल होता है, यहाँ पर हम डबल ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं। डबल ग्रेटर देन सिंबल किसके अंदर में लिखना है, a.txt, यहाँ फाइल का नेम आता है। ठीक, तो मैं लिखूँगा a.txt। अब एंटर मैंने दबाया, देखो कोई एरर नहीं आया क्योंकि उसके अंदर अब वैल्यू जा चुकी है। तो मैंने यहाँ पर क्लियर किया, अब कैट करूँगा a.txt को, एंटर किया। देखो यहाँ पर क्या था, पिछली बार यहाँ पर एरर आया था,
अब एरर के आगे ही अपेंड हुआ हेलो आफ्टर एरर। कितना मस्त है ना कि एरर के जो भी मतलब था कंटेंट वो डिलीट नहीं हुआ मेरा, उसके आगे ही चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर अपेंड अगर आपको यूज़ करना हो तो इस तरह से आपको डबल ग्रेटर देन सिंबल लगाना पड़ेगा, तो उससे अपेंड होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अर्थमेटिक लिनक्स। हमारे जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेटर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5 + 3 = 8, 5 - 3 = 2। सेम एज दैट यहाँ पर हम लोग टर्मिनल में भी अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने इस टर्मिनल में, इको 5 + 3 ये बताएगा 8। फिर उसके बाद मैंने किया इको 10 - 2 सेम 8। तो ओवरऑल हम यहाँ पर अपने टर्मिनल में भी लिनक्स के अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टैट, अब हम आगे बढ़ते हैं फाइल इन्फॉर्मेशन कमांड्स। फाइल इन्फॉर्मेशन कमांड क्या होती है कि एक इसमें आता है स्टैट और एक फाइल आता है। स्टैट क्या करता है, बहुत सिंपल से, अगर हम लिखें स्टैट और फिर उसका लिखते हैं फाइल का नेम a.txt, ठीक, हम एंटर दबाएंगे तो इस फाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको एक्सेस कब किया गया था, इस फाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि इसका साइज़ क्या है, फाइल का टाइप क्या है, इसके अंदर क्या क्या मेमोरी साइज़ है, मॉडिफाई कब किया गया, एक्सेस कब किया गया, इसकी परमिशंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो स्टैट का सिर्फ एक काम है कि जिस फाइल के ऊपर इसको यूज़ किया जाए उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन बता देता है। एंड फाइल कमांड का क्या यूज़ है, फाइल बताता है आइडेंटिफाई फाइल टाइप्स। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट अस सपोज फाइल, यहाँ पर कौन कौन सी थी, रीडमी का ही चेक करते हैं, ठीक। तो इसका फाइल का टाइप क्या है, यूनिकोड टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट प्रेजेंट है, ठीक। अगर मैं कैट रीडमी करता हूँ, ठीक, तो इसके अंदर देखो सिर्फ टेक्स्ट प्रेजेंट है, ठीक। तो सेम वही चीज़ वो बता रहा है कि इसके अंदर है यूनिकोड टेक्स्ट, UTF और सारी चीज़ जितनी भी इसके इंफॉर्मेशन है वो बता रहा है। ओवरऑल यहाँ पे बता रहा है कि टेक्स्ट फॉर्म का है। अगर हम लोग इसी को चेक करते हैं update.py वाला, फाइल update.py, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पाइथन की स्क्रिप्ट प्रेजेंट है। देखो इसने कितना सही पकड़ा ना। इसी तरह से हमारी ये फाइल कमांड यूज़ होती है, क्योंकि वो अंदर के जितने कंटेंट है ना, अगर मान लेते हैं हम बाहर इसके एक्सटेंशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक, पर अंदर का जो कंटेंट है वो पकड़ लेगा फाइल, हमारा जो कमांड है वो अंदर के कंटेंट वो फाइल कमांड हमेशा पकड़ लेता है। वो बता देगा कि इसके अंदर बाइनरी प्रेजेंट है, पाइथन के स्क्रिप्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, चाहे फाइल के एक्सटेंशन बदल दो, चाहे लोगो बदल दो, कुछ भी कर दो, तो फाइल जो कमांड रहता है वो हमेशा उसके टाइप को पकड़ लेता है कि अंदर किस तरह का कंटेंट प्रेजेंट है, टेक्स्ट है, एस्काई वैल्यू है, पाइथन स्क्रिप्ट है या क्या है, वो पकड़ लेगा, ठीक। ओके, नाउ मॉड्यूल 7 शेल ऑपरेटर्स। शेल ऑपरेटर्स में आता है सब शेल, एंड ऑपरेटर, सेमी कॉलन और ऑपरेटर। पहले हम ये 3 देख लेते हैं, फिर उसका सब शेल पे आ जाएंगे, ठीक। सो इसको हम कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, MKDIR एंड CD टेस्ट। इसका सिंपल से क्या मतलब बन रहा है, MKDIR से क्या होता है, हमारी डायरेक्टरी क्रिएट होती है, और CD से क्या होता है, हम उस डायरेक्टरी के अंदर आगे उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं जिसमें हम जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर इसने टेस्ट पहले क्रिएट किया, फिर उसका टेस्ट के अंदर मूव हो गया, एंड यूज़ करके एंटर दबाए। तो अब देखो पहले हम कहाँ पर थे, इस पाथ पे थे, यहाँ से लेके इस पाथ पे थे, लेकिन हम किस पाथ पे हैं, टेस्ट के अंदर हैं, क्योंकि टेस्ट पहले क्रिएट हुआ फिर उसके अंदर हम लोग मूव कर गए। तो ये एंड कमांड क्या करता है कि इसको भी करो, ये पहली कमांड भी पूरी करो, फिर उसके बाद इस कमांड को भी पूरी करो। एंड हमारा जो सेमी कॉलन रहता है वो क्या करता है, रन कमांड्स वन आफ्टर अनदर रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस। चाहे इस कमांड को सक्सेसफुली रन हो पाए ना हो पाए, लेकिन हमारी ये कमांड रन करो उसके बाद ये भी रन करो। और इसमें क्या था एंड में, सेकेंड कमांड रन ओनली इफ द फर्स्ट कमांड सक्सीड। एक चीज़ ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एंड वाले में ये सेकेंड कमांड तभी चल पाएगी जब ये फर्स्ट कमांड ना सक्सेसफुली हमारी रन हो जाए, लेकिन इसमें सेमी कॉलन में क्या होता है कि ये चाहे रन हो चाहे ना हो, ये सेकेंड कमांड चलेगी चलेगी। तो सेम दोनों काम एक ही चीज़ कर रहे हैं, पर इस वाले में ये सेकेंड कमांड तभी चल पाएगी जब पहली चल जाएगी, लेकिन हमारा सेमी कॉलन में ऐसा नहीं होता। हमारी पहली कमांड चले ना चले लेकिन दूसरी भी ज़रूर चलेगी, और इसका भी चले ना चले, एरर आ जाए या इसमें भी एरर आ जाए, लेकिन ये दोनों कमांड चलनी ही चलनी है। इसका सिंपल सही मतलब है। PWDLS मैं करके दिखाता हूँ, देखो PWDLS चल गया, ठीक। लेकिन अगर मैं मान लेते हैं PWD और फिर उसका ये मैंने लिखा कुछ भी D लिख दिया, फिर सेमी कॉलन लिखा, फिर उसका LS लिखा। अब PWD तो
PWD करंट डायरेक्टरी कौन सी है बताता है। अब देखते हैं, इस बार शायद कुछ एरर आ जाए क्योंकि मैंने ऑप्शन कुछ गलत दिया है। देखो यहाँ पर ये गलत चला लेकिन पूरा चला। सो एक बार हम यहाँ पर करके देखते हैं PWD LS। ठीक, यहाँ पर नहीं करेंगे, एक के स्टेप पीछे जाएंगे जहाँ पर माई फाइल्स प्रेजेंट है सारी। अब यहाँ पर लिखते हैं PWD LS। पहले क्या हुआ, एक कमांड PWD के थ्रू यहाँ पर जिस डायरेक्टरी में उसका पूरा पाथ आ गया, फिर उसके बाद LS से वहाँ पर जो कंटेंट प्रेजेंट थे वो सारे आ गए, वो सारे उनके नाम आ गए। अब मैं क्या करूँगा, PWD-DF समथिंग समथिंग एंड फिर उसका सेमीकोलन और LS। अब इससे क्या होना चाहिए, हमारा LS भी चलना चाहिए, PWD का जो लिखा हुआ है, अब चाहे एरर आए चाहे ना आए, चलना दोनों चाहिए। तो मैंने इंटर किया, पहले तो यहाँ पर एरर आ गया, जो भी एरर आना था, क्योंकि ऐसी चीज़ कुछ प्रेजेंट तो होती नहीं। ठीक, PWD के साथ कोई ऐसा ऑप्शन, लेकिन ये पहला तो एरर आ गया, दूसरा वाला चला ज़रूर, LS वाला भी कमांड ज़रूर चला। तो यही पूरा इसका क्रक्स था कि दोनों कमांड एग्जीक्यूट होंगे होंगे, वॉट एवर इज द कंडीशन, चाहे पहला वाले में रहा है चाहे दूसरे वाले में रहा है। और यहाँ पर जो हमारा और ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड कमांड रन ओनली इफ द फर्स्ट कमांड फेल्स। इसमें ये हम वो लगा दी कंडीशन कि अगर पहला कमांड फेल होगा तभी दूसरा कमांड रन होगा। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया, हम ले लिया ये, हमारा सेकंड कमांड कभी नहीं चलेगा क्योंकि ये कमांड कभी गलत है ही नहीं। अगर ये कमांड गलत नहीं है तो सेकंड कमांड कैसे चलेगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ test2, क्योंकि टेस्ट एक बार बना चुके थे, test2 ले लेते हैं हम लोग। तो test2 ले लिया। ठीक, test2 मैंने दबाया, एंटर हो गया, LS किया, test2 प्रेजेंट है। लेकिन अब फिर से एक बार test2 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक, एंटर किया, देखो यहाँ फेल्ड लिख के आ गया। क्यों, क्योंकि कैन नॉट क्रिएट द डायरेक्टरी test2 फाइल एक्सिस्ट। यहाँ पर एक एरर है कि पहले से फाइल प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, दूसरी बार क्रिएट करने की कोशिश करो, तो इसलिए दूसरा वाला कमांड चल गया, इको हो गया हमारा फेल्ड। ये चीज़ पहली बार में नहीं हुई थी क्योंकि ये test2 फोल्डर कभी प्रेजेंट ही नहीं था, पहली बार में क्रिएट हुआ, दूसरी बार फिर हम क्रिएट करने की कोशिश किए तो इस बार एरर आ गया, तो हमारा इसलिए सेकेंड वाला कमांड चल पाया। तो कंडीशन थी कि पहला अगर एरर आएगा तभी दूसरा वाला कमांड चलेगा। यू गॉट द पॉइंट। ओके, हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या है, डॉलर का किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप कभी ना लिनक्स में वेरिएबल को असाइन करना चाहते हो, लेट अस सपोज मेरे वेरिएबल का नाम है हाय, से हाय लिखते हैं, से हाय, ये वेरिएबल का नाम है। अब आप इक्वल टू करोगे और यहाँ पर हाय लिखोगे। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कभी भी आप वेरिएबल असाइन करो लिनक्स के टर्मिनल में इस तरह से, तो आप ये इक्वल टू के बीच में ना कभी भी इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड स्पेस मत देना, वरना फिर इशू आता है। तो आप इसको एंटर करना। हमारे से हाई वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, हाई। हमें क्या करना है, हमें इससे देखना है कि अच्छा ये वैल्यू स्टोर हुई भी है, तो हम क्या करेंगे, इको कर लेंगे, एक बार पता चल जाएगा। पर हम इको किए से हाई, ठीक। पर एक प्रॉब्लम है, इको से हाई तो नहीं होगा, ये एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के हमें चाहिए कि वैल्यू क्या है। अगर हम इसे एंटर करते हैं क्या आएगा, से हाई आ गया, वही चीज़ों की इको हो गया। लेकिन हमें इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर साइन लगाना पड़ेगा और इंटर दबाएंगे तो हमें हाई मिला। मतलब कि इस वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालनी है ना तो अब डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, वरना फिर नॉर्मली वही चीज़ जो हम लिखे रहेंगे वेरिएबल का नाम भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि इको का तो यही काम है। तो हमें इस वेरिएबल का अगर डॉलर लगा दिया तो इसका आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, हे आएगा, तो इको हे प्रिंट कर देगा, सिंपल सी बात। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इको डेट, तो जब भी ये हमारा जो भी लिनक्स है ना, तो जब भी हमारा जो लिनक्स है वो इस कमांड को, डेट क्या होता है, सिंपली डेट दिखाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ डेट, ठीक, एंटर दबाया, तो यहाँ पर क्या है कि ये इसको इवेल्युएट किया कि इसका हमारा क्या इस्तेमाल है, डेट पता करना कि आज की डेट क्या है, टाइम क्या है, सब बता दिया उसने। लेकिन अब हम चाहें कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, इसका जो ये कमांड है इसका यूज़ हम किसी चीज़ में करना चाहते हैं, तो हमने लिखा इको, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ इको, हमने लिखा लेट अस सपोज क्या लिखते हैं, हेलो समथिंग, देन उसके बाद मैंने लिख दिया डॉलर और फिर उसके बाद लगाया मैंने ब्रेसेस, सिंपल ब्रेसेस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट और मैं करूँगा एंटर। तो अब क्या लिखा है, ये हमारी कमांड होगी सब्स्टिट्यूट, मतलब कि ये कमांड थी डेट, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इको के साथ।
यहाँ पर इस कमांड के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया इस कमांड को, और यहाँ पर इसका वैल्यू प्रिंट हो गया, हेलो फ्राइडे इतना समथिंग। और अर्थमेटिक के समय भी ऐसे कर सकते हैं, जब भी हम कुछ कमांड यूज़ करें उसमें भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है। इसको आप प्रिंट किया, देखो 7 बता रहा है, ई को 7। So now we move to the next topic. Last topic for this video is remove rm command. File delete using rm to not get to recycle bin. Yeah, to not go to the recycle bin. अगर हम rm का यूज़ कर रहे हैं तो recycle bin में नहीं जाता, हम लोग उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। So remove empty directory. अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ mkdir हेलो, ठीक। अब यहाँ पर ls करता हूँ, यहाँ पर देखो हेलो नाम की एक डायरेक्टरी प्रेजेंट होगी ये। अब इसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, cd करता हूँ हेलो के, तो कुछ प्रेजेंट है, ls नहीं प्रेजेंट है। तो अगर ऐसी एम्प्टी डायरेक्टरी को ना रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें -d लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टरी को हम रिमूव कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा हेलो हमने रिमूव किया, ठीक। तो अब हम ls करेंगे, देखो हेलो जा चुका है, तो रिमूव -d हेलो, पहले आता है रिमूव लिखना rm, फिर ऑप्शन देना कि हम लोग डायरेक्टरी को रिमूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद हेलो उस डायरेक्टरी का नाम लिखना। और अगर रिकर्सिव डिलीट का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज फिर से मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir हेलो, उसके अंदर अब चाहते हैं हेलो के अंदर, ठीक। इसके अंदर मैं करता हूँ टच a.txt, ठीक। अब यहाँ पे एक फाइल प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, हेलो के अंदर प्रेजेंट है a.txt। अब ये एम्प्टी फाइल नहीं है, अगर हम पिछले वाली कमांड का यूज़ करके डिलीट करना चाहें तो क्या होगा, क्या डिलीट होगा, क्या लगता है, नहीं होगा। लेट अस विल ट्राई टू डू -d rm-d हेलो, सी कैन नॉट रिमूव हेलो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए हम इस तरह का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टरी के अंदर कुछ प्रेजेंट हो तो हम नहीं यूज़ कर सकते -d वाला सिस्टम, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिकर्सिव डिलीट करना पड़ेगा। ये -r क्या करता है, ये जाता है फोल्डर के अंदर, पहले जो हमारी फाइल्स है उनको डिलीट करेगा। हमारा यहाँ पर हेलो के अंदर क्या प्रेजेंट है, ls करते हैं, पहले a.txt डिलीट करेगा, ठीक। इसको डिलीट किया उसने, ये -r रिकर्सिव फंक्शन आप जानते हो ना, कि अंदर 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 जाता है, फिर उसके बाद वो वापस आता है। तो सबसे पहले वो जाएगा हेलो के अंदर, जो भी अगर डायरेक्टरी प्रेजेंट होगी तो और उसके अंदर जाएगा, फिर जो फाइल रहेगी उसको डिलीट करेगा, फिर उस जब वो पूरा डिलीट हो जाएगा उस डायरेक्टरी के अंदर जो प्रेजेंट है वो सारी फाइल्स, तो फिर उस डायरेक्टरी को डिलीट करेगा, फिर और बाहर आएगा, फिर जो उसकी पैरेंट डायरेक्टरी रहेगी उसको डिलीट करेगा। इस तरह से रिकर्सिवली वो अंदर जाता है, पहले डिलीट करता है, फिर वापस आता है, जब वापस आता है तो उस समय और सारी चीज़ें जो उसकी डायरेक्टरी प्रेजेंट रहती है पैरेंट की, उनको डिलीट करता जाता है। फिर जो एक्चुअल पैरेंट की डायरेक्टरी रहती है जहाँ पर हमने कमांड चलाई रही होगी, जैसे कि हेलो यहाँ पर है, तो उसको फिर डिलीट करता है। तो ऐसे क्या होता है कि ये नहीं कि सीधे उसने बाहर का ही डिलीट कर दिया, वो अंदर तक जाता है, सबको डिलीट करते हुए बाहर आता है, फिर वो बाहर वाली जो पैरेंट डायरेक्टरी रहती है उसे भी डिलीट कर देता है। तो ये एक्चुअल वे होता है डिलीशन का विद द रिकर्सिव रिमूव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें डिलीट करना है हेलो को तो हमें करना पड़ेगा rm-r हेलो, एंटर। अब देखो एरर नहीं आया और ये यहाँ से डिलीट भी चुका। अगर ls किया तो यहाँ पर इस बार फिर से हेलो प्रेजेंट नहीं है। एंड नाउ फाइल्स इज डिलीट मल्टीपल फाइल्स। अब जैसे कि यहाँ पर ABC हमारे कई सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं, तो उन सबको मुझे एक साथ डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं बस लिखूँगा rm, जैसे कि मैं मान लेता हूँ a.txt और error.txt दोनों ही डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ से लिखूँगा a.txt और यहाँ पर error.txt। वैसे तो मैं यहाँ पर सिंपल एक बार भी डिलीट कर सकता हूँ, कि एक बार मैंने सिर्फ इतना लिखा rm a.txt एंटर दबाया, फिर उसके बाद मैंने लिखा rm error.txt फिर एंटर दबाया, तो ऐसे करके 2 बार में डिलीट हुआ। लेकिन अगर दोनों को एक बार में डिलीट करना है, rm error.txt और rm a.txt दोनों को ही डिलीट करना है, तो दोनों को एक साथ rm लिखो, फिर दोनों फाइलें जितनी भी फाइल्स को डिलीट करनी है सबका नाम एक साथ लिख दो, स्पेस दे के, बस सब एक साथ में डिलीट होगी। देखो एंटर किया, दोनों जा चुके होंगे। यहाँ पर देखो दोनों ही फाइल नहीं है, ना error.txt है ना ही a.txt है। इट्स नाइस, वेरी गुड। सो हमने कंप्लीट कर लिया है अपना ये पूरा लेक्चर, सम एडवांस कमांड्स। अब हमारा अगला टॉपिक बचा हुआ है इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो भी आपने देखा ना, ये हमारा टर्मिनल है लिनक्स का, इसमें हम अगर आगे पीछे जाना चाहें या ऐसे कुछ
शॉर्टकट्स रहेंगे जिनको मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। उससे आपको ना वहाँ पे जब आप कमांड्स लिखोगे वो काफ़ी एफिशिएंट वे में लिखोगे, स्पीड अप कर देंगे आपके डेवलपमेंट की जर्नी को। अगर आपको इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट है कि क्या अगले वीडियो में आने वाला है, क्या वो शॉर्टकट्स है, तो नोट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो। एंड अगले वीडियो में मैं उन सभी कमांड्स को, अगले वीडियो में उन सारे शॉर्टकट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद।